हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम खुशहाल पाठक और आज हम एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने इससे प्रीवियस में भी बात करी थी। हमने हमने बात करी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्विज सॉल्व करेंगे। तो अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं आपके लिए। तो एक काम करते हैं, बिना डिले करे हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपके लिए कोडिंग के थ्रू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, एक क्विज प्रिपेयर किया है। इस क्वेश्चंस को मैं लाइव करके मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमिंग है, 50 क्वेश्चंस हैं। जो टाइमिंग है अभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए कर रखा है, ताकि मैं बोल सकूँ बीच बीच में। लेकिन जब मैं इसको लाइव करूंगा तो इसको मैं 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स कर दूंगा, ताकि आप लोग क्विज की तरह से सॉल्व कर सकें। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का मेन पर्पस क्या होता है। तो सिंपल आंसर इसका ये है कि ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक अप्रोच टू रिसर्च। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जवाब समझना है हमें। तो इसका जवाब क्या है कि रिसर्च करने का एक सिस्टमैटिक यानी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीका प्रोवाइड करना। क्या करता है ये, रिसर्च करने का एक सिस्टमैटिक तरीका जो हमें प्रोवाइड करता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए, जिससे हमारी रिसर्च सही और सिस्टमैटिक तरीके से हो। इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। ठीक, फिर सुन लीजिए एक बार कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए, जिससे हमारी रिसर्च सही और सिस्टमैटिक तरीके से हो। राइट, इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगर यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो वो रेड आ जाएगा, लेकिन वो साथ साथ में राइट आंसर को देखा जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था इस बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे की कंपोनेंट क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना और उससे एनालाइज करना। फिलहाल इन ऑप्शंस में ये ऑप्शन है हमारा परफेक्ट है, कि डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, यानी डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि डेटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना। तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही डेटा इकट्ठा करें और फिर उस डेटा को अच्छे से समझें और क्या करें, एनालाइज करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर एक को समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और इसमें है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी वो कौन सी रिसर्च होती है जो कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी असर को समझाने में मदद करती है। तो इसका जो सिंपल जवाब हमें है पता है, वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। राइट, यानी कि इस टाइप की रिसर्च में हम कुछ वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या असर होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को कैसे प्रभावित करती है। तो ये क्या था हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कॉज एंड इफेक्ट। याद रखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट में आते हैं कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर गेनिंग इन डेप्थ इनसाइट थ्रू डायरेक्ट कन्वर्सेशन। अब देखो की पॉइंट, देखो कि इन डेप्थ में बात हो रही है, इन डेप्थ में बात हो रही है। दूसरा डायरेक्ट कन्वर्जन की बात हो रही है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन की बात हो रही है, मतलब सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट बातें हो रही हैं, यानी कि डायरेक्ट बातें कब होती है हमारी, इंटरव्यू के टाइम पे, सर्वे टाइम पे नहीं। बहुत लोग होते हैं ऑब्जर्वेशन में, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल हमारा वही हो गया, एक्सपेरिमेंट्स करना। लेकिन जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं किसी से, तो डायरेक्ट हमारे पास इन डेप्थ हमें नॉलेज मिल रही होती है उससे। यानी कि जब हम किसी से सीधे सवाल पूछते हैं यानी इंटरव्यू करते हैं, तो हमको उस विषय पर गहरी और डिटेल जानकारी मिल सकती है। अगले में आते हैं कि
इन रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हाट इज सैम्पलिंग, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में सैम्पलिंग क्या होता है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, देखिए एक बार कि हम क्या कर, सैम्पलिंग क्या है कि हम एक पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक हिस्से या ग्रुप को स्टडी के लिए चुनना। यानी सैम्पलिंग का मतलब है कि हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों या चीजों को चुनते हैं रिसर्च के लिए जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च, यानी कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में क्या रोल प्ले करता है। तो इसका सिंपल जवाब क्या हो सकता है, पहले मैं चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पहले की गई स्टडीज और थ्योरीज को रिव्यू करना जो रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि हमारा क्या आंसर हो सकता है इसका, बी, यानी कि टू रिव्यू एग्जिस्टिंग स्टडीज एंड थ्योरीज रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं कि जब हम किसी टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं, यानी जब भी हम शुरू करते हैं किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, तो पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक पर पहले क्या रिसर्च हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब तक क्या जानकारी है और क्या नहीं पता। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि अभी इस पॉइंट पे हमारे पास हमें क्या पता है और क्या नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट में देख लेते हैं, व्हाट कैरेक्टराइजेस अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। ओके, अच्छा रिसर्च क्वेश्चन कैसा होता है, सिंपल बात है ये। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी खास होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यानी साफ होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए यानी कि क्वेश्चन हमारा केंद्रित होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड फोकस्ड होना चाहिए। तो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन वो होता है जो बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक हो, जिससे रिसर्च को सही डायरेक्शन मिल सके। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, which design is used to explore less researched topics, यानी कि कम रिसर्च टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा डिजाइन यूज होता है। तो सिंपल बात है, देखो हमने यहाँ पर कीवर्ड देखा, चलो इसमें कीवर्ड देखते हैं, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर से मिलता जुलता कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एक्सप्लोरेटरी एनालिटिकल नहीं है, एक्सप्लोर करना यानी कि एक्सप्लोरेटरी करना। यानी कि जब कोई टॉपिक पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन का यूज करते हैं। तो इसका यूज करके हम उस टॉपिक को ओपन माइंडेड तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। किस तरीके से, किस तरह से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ओपन माइंडेड तरीके से। यानी कि अगला कीवर्ड हमारा क्या था क्वेश्चन में, ऐसा हो कि ओपन माइंडेड कुछ लिखा हो, तब भी वो क्या है हमारे पास, एक्सप्लोरेटरी। अगला देख लेते हैं कि व्हाई इज एथिक इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। इसके बारे में हमने थ्योरी में भी पढ़ा था अच्छे से कि रिसर्च में एथिक्स यानी कि नैतिकता क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात क्या होती है इसमें कि पार्टिसिपेंट्स के राइट्स के बारे में बात होती है, यानी अधिकार की बात होती है, का रिस्पेक्ट करना और उन्हें फेयर यानी कि न्यायिक फेयर तरीके से ट्रीट करना। तो इसका हम जवाब देख सकते हैं, कहाँ पर है, ये सी, फेयर भी लिखा हुआ है और राइट भी हमें दे रहे हैं उसको, तो ये इसका जवाब हो गया। अब कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज जनरलाइजेबिलिटी, ये कीवर्ड हो सकता है हमारे, देख लेना, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी रेफर टू। ठीक, अब इस कीवर्ड के हिसाब से देखते हैं हम लोग। अब ये है क्या, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में जनरलाइजेबिलिटी क्या रेफर करता है। तो रिसर्च के फाइंडिंग्स को बड़े कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर पाना, बड़े कॉन्टेक्स्ट में एक जनरल तरीके से हम बात करते हैं, जनरल कर रहे हैं बात, तो क्या हो सकता है, द एबिलिटी टू अप्लाई फाइंडिंग्स टू अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक, यानी कि जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स को क्या हम बड़े लेवल पर अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, ये चीज हुआ कि क्या हम हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स को क्या बड़े लेवल पर अलग अलग
सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जनरलाइजेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट लिखने का मेन गोल क्या होता है। मेन गोल क्या है बेसिकली कि रिसर्च फाइंडिंग को क्लियरली और सिस्टमैटिकली शेयर करना और डॉक्यूमेंट करना। ठीक, तो सिंपल क्या है हमारे पास इसका, टू शेयर एंड डॉक्यूमेंट रिसर्च फाइंडिंग्स क्लियरली एंड सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 12th वाला। विच मैटर इज टिपिकली यूज्ड व्हेन रिसर्चर्स वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पीपल। यानी कि जब रिसर्चर्स बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहता है तो कौन सा मेथड टिपिकली यूज करता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मैनी पीपल। मैनी पीपल की बात कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। यानी कि सर्वे एक इफेक्टिव तरीका होता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से डेटा इकट्ठा करने का। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। नेक्स्ट में चलते हैं कि इन रिसर्च मेथोडोलॉजी डेटा एनालिसिस क्या इन्वॉल्व होता है। यानी कि क्वेश्चन समझ लेते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में डेटा एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है। सिंपल क्वेश्चन ये है। तो देखो क्या करता है इन्वॉल्व, वो इकट्ठा किए गए डेटा को समझना और इंटरप्ट करना। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्या इन्वॉल्व करता है, डेटा को एनालाइज करना, यानी कि डेटा को समझना और उसे क्या करना, इंटरप्ट करना, यानी कि इंटरप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये देखो आगे हमारे पास कीवर्ड है। यानी कि डेटा एनालिसिस का मतलब है इकट्ठा किए गए डेटा को समझना और उसका अर्थ निकालना। हम इस तरीके से समझ सकते हैं उसको कि हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, यानी मीनिंग निकाल रहे हैं, ताकि हम कंक्लूजन तक पहुंच सकें। अगला देख लेते हैं कि व्हाट डज इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन रिसर्च एथिक्स इंश्योर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिसर्च एथिक्स की बात कर रहे हैं फिर से। तो क्वेश्चन क्या है, रिसर्च एथिक्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या इंश्योर करता है। क्या करता है इंश्योर, कि पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के पर्पस और किसी भी रिस्क के बारे में पता हो। सिंपल, ठीक। तो इसका क्या है, दैट पार्टिसिपेंट्स आर अवेयर ऑफ द रिसर्च पर्पस एंड एनी रिस्क इन्वॉल्व। ये हमारा क्या होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि पार्टिसिपेंट वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से रिसर्च में पार्टिसिपेट करें और उनको रिसर्च के नेचर और किसी भी पोटेंशियल रिस्क के बारे में पूरी जानकारी हो। अगला देख लेते हैं, which selection of the research report discusses the implications of the finding। यानी कि रिसर्च रिपोर्ट के कौन से सेक्शन में फाइंडिंग के इम्प्लीकेशंस, यानी फिर से मैं बोल लेता हूं मैं कि रिसर्च रिपोर्ट के कौन से सेक्शन में फाइंडिंग्स के इम्प्लीकेशंस डिस्कस होते हैं। सिंपल, हमने क्या देखा कि रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, डिस्कशन। कीवर्ड पकड़ लो कही जाए, यानी डिस्कशन सेक्शन में हम रिजल्ट्स को इंटरप्ट करते हैं, उनके इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें पहले की गई रिसर्च से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिजाइन इन रिसर्च। यानी डिस्क्रिप्टिव डिजाइन इन रिसर्च में फोकस किस पर होता है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि फिनोमेना को बिना मैनिपुलेट किए ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करना, बिना कुछ मैनिपुलेशन के, यानी टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब फिनोमेना विदाउट मैनिपुलेशन। फिर समझ लेते हैं इसे, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में हम किसी फिनोमेना को जैसे कि वैसे मतलब एज इट इज हम ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करते हैं बिना किसी चेंजेस के। Why it is important to have a clear research question। यानी क्लियर रिसर्च क्वेश्चन होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्यों होता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि पूरा रिसर्च प्रोसेस गाइड करने के लिए और स्टडी को फोकस करने के लिए, यानी कि टू गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस
and focus the study. Okay. What is the purpose of sampling in research methodology? यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी में सैम्पलिंग का पर्पस क्या होता है? देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन आपस में रिलेटेड भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपका रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने ऐसे ही बनाया था क्वेश्चंस कि हमारी प्रैक्टिस होती रहे, बार बार हम इसको करते रहें। तो इसका देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में सैम्पलिंग का पर्पस क्या होता है? क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को स्टडी के लिए सेलेक्ट करना, ठीक, यानी कि टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फॉर स्टडी। ये बात समझ लेते हैं इसको फिर से। अब इसमें क्या है कि सैम्पलिंग का मतलब है कि हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से या लोगों को चुनकर उनको स्टडी करते हैं ताकि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। अगला देख लेते हैं कि व्हाई आर लिटरेचर रिव्यूज क्रुशियल बिफोर स्टार्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि लिटरेचर रिव्यूज रिसर्च शुरू करने से पहले क्यों क्रुशियल होता है? तो इसका क्या हो सकता है कि जो हमारा करंट स्टेट ऑफ नॉलेज को समझने और गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल चीज है कि हमें क्या करना है कि अपना जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है वो समझना है, जो हमारा करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है वो समझना है, और गैप्स क्या है रिसर्च में वो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आइडेंटिफाई गैप्स, करंट स्टेट ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली क्या है कि लिटरेचर रिव्यू से हमको पता चलता है कि उस टॉपिक पर अब तक क्या रिसर्च हुआ है, क्या गैप्स हैं, और नए स्टडीज के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्राइमरी यूज फॉर इन रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च में किस लिए प्राइमरीली यूज होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या यूज होता है हमारा, देखो उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हमारे पास कुछ और क्वेश्चन था, अब यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात हो रही है, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का प्राइमरीली यूज करते हैं। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। इससे पहले बताया था आपको मैंने कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बेटर समझ सकते हैं। Which research design is best for studying natural behaviors without interference, यानी नेचुरल बिहेवियर्स को बिना डिस्टर्ब किए स्टडी करने के लिए बेस्ट रिसर्च डिजाइन कौन सा है? क्या कह सकते हैं कौन सा है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी चीज को, राइट। हम क्या चाह रहे हैं कि एज इट इज हम लोग करें बिना डिस्टर्ब किए। तो बिना डिस्टर्ब किए एज इट इज कहाँ होता है हमारे पास, विदाउट इंटरफेरेंस, वो होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल में। यानी कि ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में हम लोगों या चीजों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखते हैं बिना कुछ बदले। व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च प्राइमरी फोकस ऑन, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा किस पे फोकस करता है? देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बार बार करोगे ना तो इसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे बड़े आराम से। हम आगे जितने भी टॉपिक्स करेंगे उनकी क्विज करते हुए चलेंगे साथ साथ में, ताकि टॉपिक कंप्लीट हो क्विज हो, टॉपिक कंप्लीट हो क्विज हो, तो हमें समझ में आता रहे कि चल क्या रहा है हमें। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च प्राइमरी फोकस ऑन, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा किस पे फोकस होता है? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे फोकस होता है हमारा, स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, यानी स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम नंबर्स और स्टैट्स का यूज करके कंक्लूजन निकालते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च व्हाट इज वैलिडिटी। अच्छा हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है कि हमने नहीं पढ़ा हो, मैं लेक्चर में ना पढ़ा हो, तो उसको भी मैं समझाते हुए चलूंगा। तो रिसर्च में वैलिडिटी क्या होता है? रिसर्च कितना एक्यूरेटली यूज उस टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता है।
उसे हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी। रिसर्च कितना एक्यूरेटली जो हमारा टॉपिक है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। यानी कि इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, ये सही लग रहा है से द डिग्री टू विच द रिसर्च एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ द स्टडी। कितना एक्यूरेटली उसे क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि वैलिडिटी हमें क्या बताता है? वैलिडिटी ये बताती है कि रिसर्च में जो कॉन्सेप्ट्स या वेरिएबल है वो कितने सही तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is the characteristics of quantitative research? यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या मीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका क्या मेन फीचर होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या मेन फीचर होता है? तो क्या होता है मेन फीचर? कि डिटेल में टॉपिक को समझना। हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटेटिव कर रहे हैं, यानी कि डिटेल में हम टॉपिक को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। ये बात समझ लेते हैं इसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम टेक्स्ट, इंटरव्यूज या ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी भी टॉपिक को गहराई से समझते हैं। अब आते हैं व्हाट इज द केस स्टडी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी में केस स्टडी क्या होती है? ये क्या है? एक सिंगल इंस्टेंस या इवेंट का डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ये क्या होता है? केस स्टडी क्या है हमारे पास? एक सिंगल इंस्टेंस या इवेंट का डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि a detailed examination of a single instance or event। ये बस समझ लेते हैं कि केस स्टडी में हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर केस या इवेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। सब ध्यान रहेगा आपको ये, ठीक है। एंथ्रोनोग्राफिक रिसर्च इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जो हमने नहीं पढ़े हैं, मैं समझाऊंगा अभी क्या चीजें हैं करके। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें कीवर्ड है एंथ्रोग्राफिक और यहाँ पर आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, तो अगर बन रहा है पर टॉपिक। तो यानी क्या है कि एंथ्रोग्राफिक रिसर्च मेनली किस फील्ड से रिलेटेड है? क्वेश्चन तो ये है हमारा। इसका क्या है हमारे पास? एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजी में यूज होता है कल्चर्स और कम्युनिटीज को क्लोजली ऑब्जर्व करके उनका स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। यानी किसका स्टडी करते हैं हम लोग इसमें? कम्युनिटीज को, कल्चर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करके उनका स्टडी करते हैं। एक तो हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन ऐसे बने कि आपको दिखे कम्युनिटीज के बारे में कि हम क्लोजली कम्युनिटी को हम रिसर्च कर रहे हैं, उनका स्टडी कर रहे हैं, कल्चर्स को हम कर रहे हैं। तो जब भी आपको ये कीवर्ड समझ में आए तो आप क्या बोलोगे? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, व्हाट रोल डज हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्ले इन रिसर्च। यानी कि रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या रोल होता है? अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम आगे भी क्लियर करेंगे, इनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी इनको देख लेते हैं कि एक प्रेडिक्शन जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन को कंफर्म या डिसअप्रूव करना, उसको हम बोलते हैं वो रोल प्ले करता है हमारा क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक। यानी कि क्या कह सकते हैं? कंफर्मिंग और डिसअप्रूविंग अ प्रेडिक्शन। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम एक एजम्पशन यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर रिसर्च के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं। तो या तो वो अप्रूव होता है या तो कंफर्म हो जाता है या तो वो डिसअप्रूव हो जाता है। इन रिसर्च रिलायबिलिटी रिफर्स टू, यानी कि रिसर्च में रिलायबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? ये रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी जब दोबारा टेस्ट किया जाए। एक कंसिस्टेंसी यानी कि यहाँ पर कीवर्ड क्या है हमारे पास है? कंसिस्टेंसी, यानी कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट व्हेन रेप्लिकेटेड, कि हम रिलाई कर सकते हैं रिजल्ट पे। यानी रिलायबिलिटी का मतलब है कि रिसर्च के रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं और सिमिलर कंडीशन में दोबारा किए जाने पर भी सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है कि इसका मतलब क्या है कि रिसर्च के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं और सिमिलर कंडीशंस में दोबारा किए जाने पर सेम हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच मेथड इज ऑफन यूज टू गैदर क्वालिटेटिव डेटा, यानी क्वालिटेटिव डेटा गैदर करने के लिए कौन सा मेथड ऑफन यूज होता है। कौन सा होता है? हमें इन डेप्थ डेटा चाहिए, इन डेप्थ में चाहिए डेटा, तो हम क्या करेंगे, इन डेप्थ में क्या पूछेंगे उनसे, इंटरव्यू पूछेंगे। यानी कि डीप इंटरव्यूज से हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करते हैं जो डिटेल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस का क्या इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्वमेंट है उसका। उसका क्या है कि जो हमारा जो टेक्सचुअल मटेरियल है में पैटर्न्स और थीम्स को एनालाइज करना, ठीक, यानी कि एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड थीम्स इन टेक्सचुअल मटेरियल। यानी कि इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट एनालिसिस है, इसमें क्या होता है, इसमें हम टेक्स्ट मटेरियल्स को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं और उनमें पैटर्न्स और थीम्स देखते हैं। ठीक, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अब यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार कि कंटेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट मटेरियल्स को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं और उनमें पैटर्न्स और थीम्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फैक्टर इज क्रुशियल इन इंश्योरिंग द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च में एथिकल कंडक्ट इंश्योर करने के लिए कौन सा फैक्टर क्रुशियल है। कौन सा है हमारे पास कि जो पार्टिसिपेंट है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, यानी कि इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, यानी कि हम इसको और समझने क्या बोल सकते हैं कि रिसर्च में एथिकल कंडक्ट का मतलब है कि रिसर्च पार्ट की जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रहे हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन रिसर्च व्हाट इज ट्रायंगुलेशन मींस, यानी व्हाट इज ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। तो रिसर्च में ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये टॉपिक हमने नहीं देखा था, हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि मल्टीपल मेथड्स या डेटा सोर्सेस का यूज करके, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, फिर से बताता हूँ मैं, कि मल्टीपल मेथड्स या डेटा सोर्सेस का यूज जो है क्या करता है, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं यूजिंग मल्टीपल मेथड्स और डेटा सोर्सेज टू एनहांस क्रेडिबिलिटी। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि अलग अलग तरीके के मेथड्स का या सोर्सेज का, मेथड भी हो सकता है अलग अलग तरीके मेथड। ट्रायंगुलेशन मतलब समझते हैं एक बार फिर से, ट्रायंगुलेशन का मतलब है अलग अलग तरह के मेथड्स या सोर्सेज का यूज करके रिसर्च फाइंडिंग्स को वैलिडेट करना। तो इससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है कि हमारा जो रिजल्ट है वो परफेक्ट है। हमने बहुत सारे मेथड्स लगाए, हमने बहुत सारे सोर्सेज में टेस्ट किया, तब भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि हमारे जो रिजल्ट है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके, व्हाट इज द पायलट स्टडी यूज्ड फॉर इन रिसर्च। अभी पायलट स्टडी क्या है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को टेस्ट और रिफाइन करने के लिए काम आता है क्या, पायलट स्टडी। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या बोला अभी, कि टेस्ट करने का मतलब रिफाइन करने के लिए, यानी टू टेस्ट एंड रिफाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो अगर पायलट स्टडी है, एक छोटा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें रिसर्च मेथड्स को पहले टेस्ट किया जाता है। ठीक, एक्शन रिसर्च इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी एक्शन रिसर्च कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च मतलब यानी कि प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग का साइक्लिक प्रोसेस है। एक्शन रिसर्च क्या है हमारे पास, एक साइक्लिंग प्रोसेस। तो साइक्लिंग प्रोसेस यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लानिंग कर रहे हैं, फिर एक्ट कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर समझते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, कि एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कंटिन्यूसली प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। What is the main purpose of a theoretical framework in research?
यानी कि रिसर्च में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मेन पर्पस क्या होता है? क्या होता है एक बार देखो, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के साथ रिसर्च को गाइड करना। ठीक, यानी कि टू गाइड द रिसर्च विद एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। फिर समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हम रिसर्च को रिलेवेंट थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर गाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन विच सिनेरियो? यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग कौन से सिनेरियो में यूजफुल होता है? तो जब भी पार्टिसिपेंट्स हार्ड टू रीच या स्पेशलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। अभी समझाऊंगा वो क्या होता है। यानी इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। व्हेन पार्टिसिपेंट बिलोंग टू अ हार्ड टू रीच और स्पेशलाइज्ड ग्रुप, यानी कि स्नोबॉल सैम्पलिंग तब यूज होती है जब हमको किसी स्पेसिफिक या हार्ड टू फाइंड पॉपुलेशन तक पहुंचना हो। हम ये क्या यूज करते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग का। कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स है हमारे पास। स्नोबॉल सैम्पलिंग है हमारे पास, हार्ड टू रीच है हमारे पास, यानी और या फिर बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड है हमारे पास। In the context of research, primary data refers to, यानी कि रिसर्च में प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो क्या होता है डेटा? प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर ने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया हो, प्राइमरी डेटा जो कि क्या किया हो, रिसर्चर्स ने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया हो। फर्स्ट हैंड कहाँ पर दिखा मैं? डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर। यानी प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स डायरेक्टली अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट करता है। What is peer review in context of research? यानी कि रिसर्च में पीयर रिव्यू क्या है? पीयर रिव्यू बेसिकली क्या है कि दूसरे एक्सपर्ट्स द्वारा रिसर्च का इवैल्यूएशन करना, यानी कि हम दूसरे एक्सपर्ट से करवा रहे हैं इसको इवैल्यूएट। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। अ प्रोसेस वेयर अदर एक्सपर्ट इन द फील्ड इवैल्यूएट द रिसर्च। यानी समझने के लिए क्या है कि पीयर रिव्यू में रिसर्च को उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स से इवैल्यूएट कराते हैं क्वालिटी और वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए। क्या इंश्योर करने के लिए? क्वालिटी और वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट से इसे क्या कराते हैं? इवैल्यूएट करवाते हैं। मिक्स्ड मेथड रिसर्च कॉम्बिनेशन कंबाइंस विच टाइप्स ऑफ रिसर्च? यानी कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च में कौन से टाइप का रिसर्च कंबाइन किया जाता है? कौन से किया जाता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों मेथड्स का। तो क्या बन जाएगा? वो मिक्स बन जाएगा, यानी कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ओके, तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को कंबाइन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। What does operationalization in research methodology refers to? यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑपरेशनलाइजेशन क्या रिफर करता है? तो क्या रिफर करता है कि वेरिएबल्स को कैसे मेजर या मैनिपुलेट किया जाए, उसका डेफिनेशन। ठीक, फिर से सुन लीजिए कि वेरिएबल्स को कैसे मेजर या मैनिपुलेट किया जाए उसको डिफाइन करता है, यानी कि डिफाइनिंग हाउ वेरिएबल्स आर मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। ठीक, ये बस समझ लेते हैं इसे। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने स्टडी में वेरिएबल्स को कैसे मेजर करेंगे या उनमें चेंजेस कैसे करेंगे या चेंजेस करेंगे, इसको क्लियर डिफाइन करना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच टर्म रिफर्स टू द थ्रूनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा इन रिसर्च? यानी रिसर्च में डेटा की थ्रूनेस और एक्यूरेसी को क्या टर्म से रेफर करते हैं? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगला टॉपिक बना दूंगा इसका मैं। हम रिगर कहते हैं इसे, यानी इसका मतलब है कि रिसर्च में थ्रूनेस और
थ्रूनेस और प्रिसीजन, जो कि डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the primary purpose of longitudinal studies in research? यानी longitudinal studies का प्राइमरी पर्पस रिसर्च में क्या होता है? longitudinal, लॉन्ग यानी लंबे समय तक ट्रेंड को एनालाइज करना। ओके, लंबे समय तक ट्रेंड को एनालाइज करना यानी टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। यानी कि हम एक बार समझ लेते हैं इसे क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में हम सेम वेरिएबल्स को लंबे टाइम तक देखते हैं ताकि हम समय के साथ होने वाले बदलाव या ट्रेंड को समझ सकें। ठीक, ओके, इससे पहले हमारे पास प्राइमरी डेटा था, अब आ गया हमारे पास सेकेंडरी डेटा। कि इन रिसर्च सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू डेटा दैट इज, यानी सिंपल चीज है कि सेकेंडरी डेटा रिसर्च में क्या होता है, तो पहले से पब्लिश किया गया डेटा जो दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड यूज फॉर डिफरेंट, यानी कि जो हमारा डेटा पहले से ही पब्लिश हो चुका है उसको हम यूज कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पस, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखो, एक टाइम पॉइंट पे पॉपुलेशन का स्टडी करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसे, द स्टडी इज दे हो गए द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम। फिर समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम एक स्पेसिफिक टाइम में एक पॉपुलेशन का फिनोमेना को, फिर से बोल देता हूं मैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पॉपुलेशन या फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन रिसर्च मेथोडोलॉजी रिफर्स टू, यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या रिफर करता है, तो क्या रिफर करता है, एक सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट जो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेस आइडियाज। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वो आइडिया और मॉडल का सेट होता है जो रिसर्च डेटा को स्ट्रक्चर और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। ठीक है, फिर से बोल देता हूं मैं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, कि वो एक आइडिया है, एक मॉडल का सेट है बेसिकली, जो रिसर्च डेटा को स्ट्रक्चर और इंटरप्रेट करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which method in qualitative research involves the researcher immersing themselves in the study environment, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा मेथड इन्वॉल्व करता है जिसमें रिसर्चर खुद इन्वायरमेंट में इमर्स हो जाता है। इन्वायरमेंट में इमर्स होना खुद, यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि कल्चर में बंध रहे हैं, कम्युनिटी में बंध रहे हैं, हम जाके मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन एथनोग्राफी, यानी कि एथनोग्राफी में रिसर्चर क्या करता है, तो मतलब वही इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो कम्युनिटी से रिसर्च करता है। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि एथनोग्राफी में रिसर्चर खुद उस इन्वायरमेंट या कल्चर, ठीक है, हमने पहली बार बात करी थी कल्चर की, कि खुद उस इन्वायरमेंट या कल्चर में घुल मिल जाते हैं जिससे वो स्टडी कर रहे होते हैं, ताकि वो गहरी इंसाइट प्राप्त कर सकें, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज वो क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, यहाँ पे ठीक ले सकें। अगला देख लेते हैं कि इन रिसर्च व्हाट डज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी मेजर, यानी रिसर्च में इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या मेजर करता है, क्या करता है ये अलग अलग रिसर्चर्स या रेटर्स के बीच एग्रीमेंट बनाता है, यानी कि
द एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट रिसर्चर्स और रेटर्स। तो एक बार समझ लेते हैं इसे कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये मेजर करता है कि अलग अलग रेटर्स या ऑब्जर्वर्स एक ही फिनोमेना के लिए कितने कंसिस्टेंट एस्टिमेट देते हैं। ओके, तो ग्राउंडेड थ्योरी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज प्राइमरी यूज फॉर, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ग्राउंडेड थ्योरी मेनली किस लिए यूज होता है? तो किस लिए यूज होता है? डेटा के आधार पर नई थ्योरी डेवलप करने के लिए। क्या करने के लिए? ग्राउंडेड थ्योरी किस लिए प्राइमरी यूज होती है? डेटा के आधार पर नई थ्योरी डेवलप करने के लिए, यानी कि डेवलपिंग न्यू थ्योरीज बेस्ड ऑन डेटा। ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो सिस्टमैटिकली गैदर्ड और एनालाइज डेटा के आधार पर नई थ्योरी जनरेट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। Which aspect of research focuses on identifying and addressing potential biases and errors? यानी कि रिसर्च में कौन सा एस्पेक्ट पोटेंशियल बाइसेस और एरर्स को आइडेंटिफाई करता है? कौन सा करता है ये? मेथोडोलॉजिकल रिगर। यानी कि मेथोडोलॉजिकल रिगर का मतलब है कि रिसर्च को केयरफुली डिजाइन और एग्जीक्यूट करना ताकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके और पोटेंशियल बाइसेस और एरर को एड्रेस किया जा सके। ठीक, फिर से बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर होता है क्या, फिर समझा देता हूँ आपको मैं कि इसका मतलब क्या है कि रिसर्च को केयरफुली डिजाइन और एग्जीक्यूट करना, क्या करना? केयरफुली डिजाइन करना और इसे केयरफुली एग्जीक्यूट करना ताकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या हो सके? इंश्योर हो सके, और जो कि पोटेंशियल बाइसेस होते हैं, एरर्स होते हैं, उसे भी एड्रेस किया जा सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग कि इन अ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज मेटा एनालिसिस इन्वॉल्व? यानी कि रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में मेटा एनालिसिस का क्या इन्वॉल्व करता है? क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कि मल्टीपल स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करना ब्रॉडर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, यानी कि कंबाइनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू ड्रॉ ब्रॉडर कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है? मेटा एनालिसिस क्या है कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मल्टीपल स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि मेटा एनालिसिस क्या है कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि मल्टीपल स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ठीक, यानी कि ये रिजल्ट को कंबाइन कर रहा है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो ये हमें इसका ये काम है मतलब। ठीक, एक बार इसको देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, एक जगह शायद से कुछ गड़बड़ हुई है, 49 दिखा रहा है। ओके, नहीं, ये गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, मैं इसको भी ठीक कर दूंगा। ये कोडिंग का शायद से फर्क पड़ सकता है, मैंने कोड में थोड़ा सा क्या था उसमें इंक्रीमेंट ना किया हो, तो बेसिकली इसको मैं भी कोड को ठीक करके डाल दूंगा। हमने इसका क्वेश्चन देखे, हमने इसका वो देखा, आंसर देखे हमने इसके। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक, तो फिर दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रहें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और टेक केयर।